Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज की जो वीडियो है उसके अंदर मुझे आपको समझाना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं तो कैसे लिया जाता है। सांस यानी कि ब्रीदिंग जो एक ब्रेथ है, इट कंटेन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। इनहेल अंदर सांस लेना, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। तो व्हाट इज ए ब्रेथ? ब्रेथ इज वन एक्सहेल एंड वन इनहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल कैसे किया जाता है और एक्सहेल अगर होता है तो एक्सहेल कैसे होता है। सो दिस इज अ डायग्राम टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो किस तरीके से होता है। हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से। तो नेजल पैसेज, ये नोज है, फिर नेजल पैसेज, फिर उसके बाद में फेरिंग्स है, उसके बाद में हमारा लैरिंग्स है, उसके बाद में ट्रैकिया और ये लंग है। लंग के चारों तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, व्हाट आर दीज आर रिब्स। हमारा जो लंग है वो प्रोटेक्टेड है किससे? रिब्स के द्वारा। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स है दे हैव रिब्स। ठीक है, और रिब्स हमारे यहाँ तक है। तो वी हैव वेरी सॉफ्ट ऑर्गन एंड वो जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो चारों तरफ बोन से कवर्ड है, जिसको हम रिब केज बोलते हैं। अराउंड 12 पेयर्स होते हैं, उसमें से 10 जो है वो कवर किए हुए हैं, 2 पेयर जो है वो फ्लोटिंग होते हैं। जो हमारा लंग है वो हमारी बॉडी के इनसाइड है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। और लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। इसमें काम किस तरीके से होता है थोड़ा उसको समझते हैं। कोई भी गैस ट्रांसफर होती है किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, अगर मान लो एक प्लेस है, ए प्लेस है, वहां पर प्रेशर हाई है, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? बी के पास में, जिसके पास प्रेशर कम होगा। साफ सी बात है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेज आती है। ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर। मान लो एक छोटा सा एरिया है एंड मैं इसको पकड़ के अगर नीचे खींच दूं और मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं, लेट से यहाँ पर कुछ गैस होगी, उनके अंदर कुछ वेट है, कुछ उनके अंदर प्रेशर है। अब अगर मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया लेकिन अभी भी सेम गैस है, यहाँ पे भी अगर सेम ही हो और यहाँ पर भी अगर गैस की सेम अमाउंट हो, तो मुझे बताओ प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी को अगर मैं और छोटा कर दूं, सेम गैस है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो प्रेशर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे जो लंग है उसके नीचे एक मसल है जिसका नाम है डायाफ्राम। जो डायाफ्राम है वो एक शीट है जो डिवाइड करती है अपर थोरेसिक कैविटी को और नीचे एब्डोमिनल कैविटी को, और वो थोड़ी सेमी सर्कुलर है, यानी कि थोड़ी सी आर्क फॉर्म में है, कर्व्ड है। और कर्व होने की वजह से अंदर जो एरिया है चेस्ट कैविटी का वो रिलेटिवली कम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाए, लेट से डायफ्राम आ गया एंड वो नीचे की तरफ आ गया, तो मुझे ये बताओ जो ये छोटा एरिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक चेस्ट कैविटी के अंदर, बड़े एरिया के अंदर। तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो इसके साथ और भी होता है। हमारा जो रिब केज है ये ऊपर की तरफ उठता है, ये
ऊपर की तरफ उठता है और ये बाहर की तरफ आता है और ये नीचे की तरफ। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ होता है। तो कुल मिलाकर के जो इफेक्ट पड़ता है वो ये कि जो थोरेकिक कैविटी है उसका एरिया जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ जो एयर का जो प्रेशर है वो कम रहता है, हालांकि बराबर ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर कम हुआ है तो जो यहाँ पर एयर का प्रेशर है उसके अंदर एक ग्रेडियंट बन जाता है और एयर जो है वो नोज से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में लंग के अंदर जो है आ जाता है। ठीक है, तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के अंदर क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, जो रिब केज है वो गोज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ भी जाता है और बाहर की तरफ भी जाता है। ऊपर और बाहर, जब ये ऊपर और बाहर की तरफ जाता है और डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो चेस्ट की कैविटी का एरिया है प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होने के बाद में एयर नोज से कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग, लंग के अंदर अलग अलग एलोलाई तक जो है पहुंच जाएगी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लेट से मैंने सांस लिया, अब सांस छोड़ना है, तो सांस छोड़ते हैं तो रिब केज अंदर की तरफ जाता है। तो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स करता है। अगर डायाफ्राम रिलैक्स करेगा तो इसका मतलब डायाफ्राम कहाँ चला जाएगा, वापस दोबारा से ऊपर चला जाएगा, आर्क फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये आर्क फॉर्म में चला जाएगा तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो घटेगा या बढ़ेगा, डेफिनेटली घटेगा। तो इसके साथ में जो रिब केज है वो भी कम्स इनवर्ड और डाउनवर्ड आता है। तो रिब केज होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक, और जो ऊपर गया हुआ था वो नीचे की तरफ आता है। इससे क्या होगा कि जो चेस्ट कैविटी है उससे जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों हुआ भाई, क्योंकि चेस्ट कैविटी का एरिया घट गया और एरिया घटने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर जो है वो बढ़ गया। और अगर प्रेशर अगर बढ़ गया तो एक्सेलेशन कहाँ से कहाँ होगी, तो जो एयर है वो एलोलाई से कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के पास जाएगी, ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई के पास जाएगी, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नोज और नोज से आउटसाइड। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। इट्स ओनली अबाउट रिब केज ऊपर जाने लग रहा है या नीचे जाने लग रहा है। रिब केज के बीच में भी मसल होते हैं, इंटरकोस्टल मसल, जो हेल्प करती है कि जो रिब केज है वो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो जब भी सांस लेते हैं तो सांस इस वजह से नहीं कि हमने अंदर लिया है, तो इस वजह से जो है चेस्ट मूवमेंट हुई है, चेस्ट की मूवमेंट होने लग रही है, इस वजह से सांस जो है वो अंदर जाने लग रहा है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछिए।